हेलो दोस्तों, दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ आवर रीडिंग सेशन नंबर 13 जिसके साथ हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लोज हो जाएगा एंड फर्म एंड मार्केट स्ट्रक्चर्स में जो हम लास्ट डिस्कशन कर रहे थे मोनोपोली का वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। आई थिंक हमारे पूरे सिलेबस का वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक्स होगा ये, नॉट ओनली ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हमें सिर्फ थोड़ी सी थियोरी दी हुई है और उसके बेसिस पे हो सकता है छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स बन जाए जिसकी भी हम प्रैक्टिस इसी सेशन में कर लेंगे। Basically, we are going to talk about econometric approaches. That is, क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं ये जानने के लिए कि कोई पर्टिकुलर फर्म या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट कौन से मार्केट स्ट्रक्चर को बिलोंग करता है, जिसमें से एक तो हम पहले पढ़ चुके हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब हमने पिछले रीडिंग सेशन में डिमांड एनालिसिस पढ़ा था तब हमने ये कवर किया था कि जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है वो परफेक्ट कंपटीशन में देखने मिलता है, जो हाईली इलास्टिक होता है वो मेजरली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखने मिलता है, एंड जो लेस इलास्टिक होता है वो हमें मोनोपोली में देखने मिलता है। तो इस तरीके से एक आइडिया इलास्टिसिटी को देख के भी लग जाता है कि अगर इस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी हाई है मतलब ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाले सेगमेंट को बिलोंग करता है। ओलिगोपोली में इतना पता नहीं चलता क्योंकि हम जानते हैं कि वहां पे जो डिमांड कर्व्स है वो थोड़े से इनडिटरमिनेट होते हैं, इसलिए इलास्टिसिटी का बिहेवियर भी दो था जो हमने किंग डिमांड कर्व पढ़ा था। तो इसीलिए कुछ सिचुएशंस में सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से सब कुछ नहीं पता चलता, वो एक इंडिकेशन जरूर दे सकता है पर आपको पूरा सच नहीं बता सकता। तो इसीलिए हमें कितनी बार दूसरे मेजर्स की तरफ जाना पड़ता है, फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन मेजर, जिससे ये पता चले कि किसी भी मार्केट में कुछ फर्म्स के हाथ में सिग्निफिकेंट मार्केट पावर है या फिर नहीं। तो हम सिंपल दो तरह के रेशियोज निकालते हैं, एक N फॉर्म कंसंट्रेशन रेशियो या फिर हर्फिंडाल-हर्शमैन इंडेक्स HHI, हर्फिंडाल-हर्शमैन इंडेक्स। पहले हम N फॉर्म कंसंट्रेशन रेशियो की बात करते हैं। N फॉर्म कंसंट्रेशन रेशियो बड़ा ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा। आप क्या करते हो, एक मार्केट में समझो ये प्रोडक्ट है मार्कर, ये मार्कर के जितने भी सप्लायर्स हैं उन सब का मार्केट शेयर इंडिविजुअली लिख लेते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ एक क्वेश्चन बना लिया कि इस मार्कर को फर्म ए बेचती है 25% मार्केट शेयर है, फर्म बी का 15% मार्केट शेयर है, फर्म सी का 15%, डी का 10%, ई का 5%, एफ का 5% और बहुत सारे छोटे छोटे हैं 2%, 1%, 0 समथिंग 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 ऐसे करके बहुत सारे हैं जिनसे पूरा 100% मार्केट बनता है इस मार्कर का। तो हमें एक N फर्म कंसंट्रेशन रेशियो निकालना है, मतलब हमें क्वेश्चन में बोला गया 4 फर्म कंसंट्रेशन रेशियो निकालो। तो हमें सिंपली क्या करना होगा, जो भी ये मार्केट शेयर्स हैं ऑफ द लार्जेस्ट 4 फर्म्स इन द मार्केट उनके परसेंटेज का सिंपल टोटल कर देना है। जैसे कि यहां 25 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 10, व्हाट डज इट गिव मी, 25 प्लस 15 40 एंड 55 एंड 65%। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस मार्केट में जो इतने सारे फर्म्स हैं उसमें से 65% मार्केट तो सिर्फ 4 फर्म्स के पास है, यानी यहां पावर कॉन्सेंट्रेटेड है 4 फर्म्स के पास। टॉप 4 फर्म्स hold the 65% of the market, so it is simple and very easy to calculate. However, कुछ कमियां हैं। कुछ कमियां क्या है, जो इतनी आसानी से सिंपल से निकाल दिया कि टॉप 4 इतना होल्ड करती है वो बता दो, ये कभी भी मर्जर होने पे कोई खास डिविएशन नहीं दिखाएगा। यानी ये नंबर देखने से ये पता नहीं चलता कि इन 65 में भी कोई एक फर्म ऐसी तो नहीं जिसके पास बहुत बड़ा है, या फिर कोई 2 फर्म्स के मर्ज हो जाने के पास बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो वैसे देखने को तो ऐसा लग रहा है कि 4 फर्म्स का 65 है। अब अगर समझो हम ऐसा कहें ए और बी मर्ज हो गई, ए और बी मर्ज हो गई तो ए बी के पास 40% शेयर है। अगर टॉप 4 फर्म्स का निकालने जाऊंगा तो मैं कहूंगा 40 15 10 5, क्योंकि अब टॉप 4 में ये एक हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी और ये 4, तो टोटल कितना होता है 70%। यानी पहले टॉप 4 फर्म्स के पास 65% था, अब जब 2 फर्म्स का मर्जर हो गया तो टॉप 4 फर्म्स के पास 70 है। देखने जाए तो कुछ खास बड़ा नहीं है, 65 से 70 हुआ है, लेकिन अगर आप ठीक से देखोगे तो ये दिखाई देगा कि जो एक फर्म है उसके पास 40% मार्केट है, जबकि ये 65 से 70 बढ़ने पे आप इसे लेट गो करोगे कि ठीक है यार 65 से 70 तो हुआ है, लेकिन एक्चुअली में एक फर्म 40% की शेयर होल्डिंग पे आ गई है, जो N फर्म कंसंट्रेशन रेशियो नहीं बताएगा क्योंकि वो तो सिर्फ लार्जेस्ट
नंबर ऑफ फर्म्स जो भी होगी 3 4 5 जिसका भी आप टोटल देखना चाहते हो उसका टोटल कर देगा, दैट्स इट। साथ साथ में ये भी नहीं बताएगा कि इस फर्म में बैरियर्स टू एंट्री है या नहीं। फॉर एग्जांपल हमें ये तो दिख गया कि 65% 4 ही फर्म के हाथ में है, लेकिन अगर आपको ये पता चले इसमें कोई बैरियर्स टू एंट्री है ही नहीं, आसानी से फर्म्स एंटर करती है, तो फिर क्या घबराने की बात। 65% देख के कुछ सोचना नहीं पड़े इतना कि 4 फर्म्स के पास 65 आ रही, तो जब बैरियर्स टू एंट्री नहीं है तो किसी का भी मार्केट शेयर फिक्स नहीं है, कोई नया आएगा और मालिक बन जाएगा, राजा बन जाएगा कभी भी। लेकिन अगर बैरियर्स टू एंट्री है तो फिर ये कंसर्निंग है। पर ये नंबर्स तो इन बातों को देखते ही नहीं कि इस क्वालिटेटिव बात को कंसीडर किया जाए कि बैरियर्स टू एंट्री है या फिर नहीं। मतलब ये जो कंसंट्रेशन रेशियो है सिंपल जिसके अंदर टोटल किया जाता है वो आसान और इजी तो है, उससे आइडिया भी लगा कि हाँ 4 फर्म्स के पास 65% है, लेकिन ये दोनों कमियां होने की वजह से उसमें लिमिटेशंस भी है कि कोई मर्जर हो जाएगा तो हमें वो कुछ बताएगा नहीं, बैरियर्स टू एंट्री कम है ज्यादा है वो देखेगा नहीं। तो इसीलिए इसे ओवरकम करने के लिए, इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हर्फिंडेल हर्शमैन HHI निकाला जाता है सिर्फ इस लिमिटेशन को, यानी कि इसमें भी बैरियर्स टू एंट्री तो कंसीडर नहीं होगा, इसकी भी लिमिटेशन बैरियर्स टू एंट्री तो है, ये भी निकालने में सिंपल और इजी है, लेकिन सिर्फ ये इंडेक्स इस प्रॉब्लम को कि जब मर्जर हुआ ए और बी का तो उस बात को कैप्चर नहीं कर रहा था हमारा इंक्रीमेंट नंबर 65 से 70 जाने में, वो HHI उसे कंसीडर कर लेगा। HHI सिर्फ क्या बोलता है, ये सिंपल ऐड था ना, हम लोग पहले स्क्वायर करेंगे और फिर ऐड करेंगे, तो पहले स्क्वायर करो और फिर ऐड करो, दैट्स इट, इतना ही बोलता है। तो ये स्क्वायर्स का एडिशन है और ये सिंपल एडिशन है। स्क्वायर्स का एडिशन करने से क्या होगा ना कि जो भी वेट है उसको अपना ही वेट मिल जाएगा, जो बड़ा नंबर होगा वो खुद ही को स्क्वायर होगा, तो इसलिए उसको वेट ज्यादा मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन में रिफ्लेक्ट होगा कि मर्जर से मार्केट शेयर पे इंपैक्ट पड़ा या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर HHI निकाले पहले बिफोर मर्जर 25 15 15 10, तो हम क्या बोलेंगे 25% का स्क्वायर कर दो, 15% का स्क्वायर कर दो, 15% का स्क्वायर कर दो, 10% का स्क्वायर कर दो और सबको ऐड कर दो। तो 25% का स्क्वायर, 15% का स्क्वायर, 15% का स्क्वायर, 10% का स्क्वायर। जब हम ये करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो आपका टोटल आएगा 0.1175। दिस विल बी योर टोटल। एक नंबर आ गया 0.1175। ये नंबर सिर्फ इसलिए निकाला जाता है जब मर्जर हुआ तो उसका इंपैक्ट हुआ नहीं, वो जानने के लिए, क्योंकि बाकी तो अदरवाइज एम फर्म कंसंट्रेशन रेशियो बता ही रहा है हमें क्या हुआ कि टोटल मार्केट शेयर किसके पास है, कितनी फर्म्स के पास है। अब जब मर्जर हो गया तो ये 25 प्लस 15 वाला बन गया 40, तो ये 1 2 3 और ये 4। तो अब हम फिर से जब कैलकुलेट करेंगे तो 40% का स्क्वायर प्लस 15% का स्क्वायर प्लस 10% का स्क्वायर प्लस 5% का स्क्वायर, क्योंकि ये 5% वाला भी जुड़ गया और ये तो 25 15 40 हो गया, एक 15 और एक 10 है। जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो जो नंबर आएगा दैट विल बी 0.1950। जो आप 0.1175 के सामने कंपेयर करोगे तो 2 गुना जैसा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि कोई एक फर्म जो थी वो एक फर्म, 2 फर्म्स जो थी वो दोनों फर्म मर्ज होकर एक और बड़ी फर्म बन गई, 40% मार्केट आ गया, तो 40% को स्क्वायर करने पे उसी का वेट मिल गया, तो वो नंबर बूस्ट होके आगे निकल गया। जिस HHI निकालने से ये पता चल जाएगा कि मार्केट में मर्जर होने पे किसी के हाथ में सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर आ गया है या फिर नहीं। लेकिन अगर कोई मर्जर या कुछ नहीं हुआ है, सिंपल रखना है आपको, तो सीधे ऐड कर दो, पता चल जाएगा टॉप 4 या टॉप 5 फर्म या टॉप 3 फर्म जो भी आप निकालना चाहते हो उसके हाथ में कितना मार्केट शेयर है। लेकिन दोनों में ही एक कमी क्या है? बैरियर्स टू एंट्री को कंसीडर नहीं करता। बैरियर्स टू एंट्री हुई तो फिर ये नंबर्स फिर भी रेलेवेंट होंगे, हमारे लिए जानकारी वाले होंगे, पर अगर बैरियर्स टू एंट्री है ही नहीं तो फिर इस मार्केट शेयर से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नई फर्म्स आती रहेगी और नई स्ट्रैटेजीज और इनोवेशन के थ्रू मार्केट में अपनी जगह बनाती रहेगी। This is what is the concept of concentration measures to identify the market power in an industry. One of the approaches which will help in identifying the market structure. Apart from elasticity, क्योंकि elasticity का नंबर अगेन रफ होता है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो हमें पता नहीं चलता, डिफिकल्ट भी होता है कुछ मार्केट्स में लाइक ओलिगोपोली, इसलिए हम ये एक कैलकुलेशन और डिस्कस करते हैं। तो बड़ा ही सिंपल मेथड, जैसा आपने फील भी किया होगा कि कुछ खास हेवी करने जैसा है ही नहीं, जिसके साथ हमारा चैप्टर रीडिंग सेशन 13
कंप्लीट होता है। तो रीडिंग सेशन 12 एंड 13 ये दो लेंथी रीडिंग सेशंस जिससे हमारा पूरा माइक्रो बना है, उसके करिकुलम की हमने हर बात कवर कर ली है। अब हम नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे तो विल स्टार्ट विद रीडिंग सेशन 14 एंड वहां हमारा डिस्कशन मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। अभी तक हम बात कर रहे थे एक फर्म मोनोपोली में, एक फर्म ओलिगोपोली में, एक फर्म परफेक्ट कंपटीशन में, फर्म एक इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई। अब हम बात करेंगे पूरे के पूरे इकोनॉमी की, द इंडियन इकोनॉमी, द ग्लोबल इकोनॉमी, और मैक्रो लेवल पे डिस्कशन करेंगे जिसमें हमारा पहला ही रीडिंग सेशन जीडीपी के बारे में होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज द एग्रीगेट आउटपुट, जिसके बारे में हमने पिछले 1-2 सालों में तो बहुत ज्यादा ही सुना है, क्योंकि 2019 से ही हम देख रहे हैं कि हमारे देश में स्लोडाउन जैसा माहौल है। इनफैक्ट 2017-18 से ही होने लग गया था, पर 2019 में काफी स्लोडाउन के इंपैक्ट दिखे थे, स्पेशली बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी। एंड देन 2020 में कोविड पैंडेमिक की वजह से जो 2021 तक कंटिन्यू हो रहा है, इकोनॉमी सफर कर रही है। तो इन सब के बारे में कैलकुलेशन कैसे होता है, क्या होता है, वो हम नेक्स्ट सेशन से डिस्कस करेंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आप इसके नोट्स कंप्लीट कर लेंगे और इसकी दी हुई क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।